नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के आधार पर आज हम चर्चा करेंगे रीतिकाल के 10 और प्रमुख कवियों के ऊपर, जो कि पार्ट 2 पर आधारित होगा। यानी कि इसके पहले हमने पार्ट 1 के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण रीतिकालीन रीति ग्रंथकार यानी रीतिबद्ध कवियों पर चर्चा की थी। आप सभी ने उसे देखा ही होगा। उसी वीडियोज लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम पार्ट 2 के अंतर्गत जिन कवियों पर चर्चा करेंगे, उनमें भी कुल 10 कवियों को शामिल किया गया है, जिनमें आप देखेंगे सुखदेव मिश्र, नेवाज, सूरत मिश्र और श्रीपति जैसे रीतिकालीन कवियों पर हम चर्चा करेंगे। साथ में इनके अतिरिक्त 6 और कवि होंगे जो प्रायः उपेक्षित या फिर हाशिए पर माने जाने वाले कवि हो सकते हैं, लेकिन कभी-कभी इन कवियों से परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, तो उनको भी हम महत्वपूर्ण कवियों के तौर पर ही देख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये वीडियो लेक्चर आगामी यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम और सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और इतिहास सीरीज पर चर्चा करते हुए हम टॉपिक नंबर 42 तक पहुंच चुके हैं। तो अगर आप क्रमशः तैयारी करना चाहते हैं और वीडियोज लेक्चर के टाइमिंग के अनुसार ही अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं, तो लगभग अब तक हमने जो चर्चा की है उसमें 42 दिनों का वक्त लग सकता है। लेकिन अगर आप एक दिन में 2 से 3 वीडियोज लेक्चर देखते हैं, तो ये चीज़ 10 दिनों में आप कवर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो इतिहास ग्रंथ को समझने के लिए जो इतिहास दृष्टि होनी चाहिए, आलोचना दृष्टि होनी चाहिए, वो आप सभी के दिमाग में थोड़ी-थोड़ी बननी शुरू हो चुकी होगी और आपको अच्छा भी लग रहा होगा कि हम किसी एक इतिहास ग्रंथ का लाइन बाय लाइन अध्ययन कर रहे हैं। तो चलते हैं, हम विस्तार से बात करते हैं कि आज के जो 10 रीतिकालीन कवि हैं, उनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कौन-कौन से कथन महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से किन तथ्यों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं हम सुखदेव मिश्र से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सुखदेव मिश्र के बारे में लिखते हैं, दौलतपुर जिला रायबरेली में इनके वंशज अब तक हैं। कुछ दिन हुए उसी ग्राम के निवासी सुप्रसिद्ध पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इनका एक अच्छा जीवन वृत्त सरस्वती पत्रिका में लिखा था। सुखदेव मिश्र का जन्म स्थान कंपिला था, जिसका वर्णन इन्होंने अपने वृत्त विचार में किया है। इनका कविता काल संबत 1720 से 1760 तक माना जा सकता है। इनके 7 ग्रंथों का अब तक पता चला है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पहला पैराग्राफ सुखदेव मिश्र के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, अब वो 2-3 दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। पहला तो इनका जो जन्म है वो रायबरेली में दौलतपुर में हुआ था और जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस इतिहास ग्रंथ को लिख रहे थे, उस समय तक इनके वंशज कुछ वहाँ पर मिले हुए हैं, यानी कि अभी तक हो सकता है कि वो पीढ़ी चल रही हो सुखदेव मिश्र की। जो दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण है कि जिस महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हम आधुनिक हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग पढ़ते हैं, उनका भी संबंध सुखदेव मिश्र के ही इलाके से है, बल्कि उन्हीं के ग्राम से। ये बहुत बड़ी बात है कि हिंदी साहित्य में एक ही गांव से 2 महत्वपूर्ण साहित्यकारों या लेखकों का संबंध है और वो गांव है दौलतपुर रायबरेली में। महावीर प्रसाद द्विवेदी का संबंध भी वहीं से रहा है और जाहिर सी बात है कि जब महावीर प्रसाद द्विवेदी को पता चलेगा सुखदेव मिश्र के बारे में, तो उस समय की जो तत्कालीन पत्रिका थी सरस्वती पत्रिका, अब आपके दिमाग में ये सारे तथ्य आने चाहिए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से शुरू किया था और कब तक किया था। प्रिय विद्यार्थियों, ये एक ऐसा प्रश्न है कि इसके बिना कोई भी परीक्षा कंप्लीट नहीं होती है। ये जरूर सवाल पूछा जाता है, कहीं न कहीं जरूर पूछा जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब शुरू किया था और कब तक किया था। तो लगभग 17 वर्षों तक संपादन किया था और उसी पत्रिका में सुखदेव मिश्र का एक जीवन वृत्त
यानी उनके जीवन से संबंधित जो जीवन परिचय होता है, उसका प्रकाशन किया गया था। सुखदेव मिश्र का जो जन्म स्थान है, रायबरेली के दौलतपुर के ही कंपिला नामक जगह पर हुआ था, जिसका जिक्र खुद सुखदेव मिश्र ने अपनी रचना वृत्त विचार में किया। और अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो इनका जो रचना काल रहा है, यानी कविता काल रहा है, वो संवत 1720 से लेकर 1760 तक माना जाता है। इन समयों के बीच लगभग 7 ग्रंथ, 7 ग्रंथ इनके पाए जाते हैं। वो कौन-कौन से ग्रंथ हैं, जिनको कि आपको परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है। पहला जो ग्रंथ है, वो है वृत्त विचार, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, रसावरण, ठीक है, रसावरण, ठीक। इसके बाद श्रृंगार लता, अध्यात्म प्रकाश और दशरथ राय नाम से कुल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 7 ग्रंथों की बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की थी, ठीक है। तो वृत्त विचार 1 हो गया, छंद विचार 2, फाजिल अली प्रकाश 3, रसावरण हो गया आपका 4, श्रृंगार लता 5, अध्यात्म प्रकाश 6 और दशरथ राय 7 ग्रंथों का नाम यहाँ पर दिया गया है। आमतौर पर हमने परीक्षाओं में देखा है कि वृत्त विचार, छंद विचार पूछे जाते हैं और रसावरण जो रचना है इनकी, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। श्रृंगार लता को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। आध्यात्म प्रकाश भी महत्वपूर्ण रचना है। तो कुल मिलाकर 7 में 5 ऐसी रचनाएं हैं जो कि प्रायः परीक्षाओं में पूछी जाती है। आगे लिखते हैं शुक्ल जी की आध्यात्म प्रकाश में कवि ने ब्रह्म ज्ञान संबंधी बातें कही हैं, जिससे यह जनश्रुति पुष्ट होती है कि वे एक निष्प्रिय विरक्त साधु के रूप में रहते थे। तो अध्यात्म प्रकाश नाम से जो रचना है सुखदेव मिश्र की, वो उनके जीवन से भी जुड़ी हुई है कि वो किस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करते थे। ऐसा लग रहा है कि वो एक साधु के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। आगे लिखते हैं, काशी से विद्या अध्ययन करके लौटने पर असोथर के राजा भगवंत राय खींची तथा डोंडिया खेरे के राव मर्दन सिंह के यहाँ रहे। कुछ दिनों तक ये औरंगजेब के मंत्री फाजिल अली शाह के यहाँ भी रहे। इसीलिए एक ग्रंथ भी आपने देखा कि फाजिल अली शाह को समर्पित करते हुए उन्होंने लिखा हुआ है। अंत में मुरार मऊ के राजा देवी सिंह के यहाँ गए, जिनके बहुत आग्रह पर ये सकुटुंब दौलतपुर में जा बसे। राजा राज सिंह गौड़ ने इन्हें कविराज की उपाधि दी थी। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर एक तथ्य आपके सामने आ रहा है कि कविराज की उपाधि किस कवि को दी गई है, तो वह है सुखदेव मिश्र। आप देखेंगे कि जब रीतिकाल आप पढ़ेंगे तो कई ऐसे आपको रीतिकालीन कवि मिलेंगे जिनको कि राजाओं ने उपाधियां दी हुई। तो उसमें से एक आप देख रहे हैं कि सुखदेव मिश्र हैं, जिनको कि देवी सिंह बल्कि राज सिंह गौड़ ने कविराज की उपाधि दी हुई है। एक चीज आप देख रहे हैं कि जो सुखदेव मिश्र हैं, उनका जीवन स्थायी नहीं है। एक जगह से दूसरे जगह लगातार भटकते रहे। अंत में जाकर वो दौलतपुर में बस गए और राजा राज सिंह गौड़ ने इन्हें कविराज की उपाधि दी। वास्तव में ये बहुत प्रौढ़ कवि थे और आचार्यत्व भी इनमें पूरा था। आमतौर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकालीन कवियों को कवि ही माना है, आचार्य नहीं माना है। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे कवि हैं जो कि कवि और आचार्य दोनों पैमानों पर सटीक बैठते हैं। उनमें से सुखदेव मिश्र भी एक है। आगे लिखते हैं कि छंद शास्त्र पर इनका सविशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। मान लीजिए इतना दूर एक कोटेशन पूछ लिया जाए कि ये किस कवि के संदर्भ में बात की जा रही है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी परीक्षाओं में, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन बहुत ही मिलते जुलते हैं। खासतौर से आप रीतिकालीन कवियों के बारे में पढ़ेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं। फिर भी हमें ध्यान में रखना कि जब भी छंद शास्त्र की बात होगी तो उसमें सुखदेव मिश्र की प्रशंसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है और लिखा है कि इनका सविशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया। ये जैसे पंडित थे वैसे ही काव्य कला में भी निपुण थे। फाजिल अली प्रकाश और रसावरण
वर्ण दोनों में श्रृंगार रस के उदाहरण बहुत ही सुंदर है। दो नमूने लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि फाजिल अली प्रकाश और जो दूसरी रचना है रसार वर्ण, इसका उच्चारण आपको सावधानी से ही करना है, नहीं तो जल्दीबाजी में हम रसार वर्ण भी कह सकते थे, लेकिन रसार वर्ण नाम से रचना लिखी गई है जो कि श्रृंगार रस में है। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि इसमें जिस रस की प्रधानता है वो श्रृंगार रस है। दो नमूने यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं, उनको हम देख लेते हैं। जो कि पंक्तियां हैं सुखदेव मिश्र की। ननद निनारी सासु मायके सिधारी, अहें रैन अधियारी भरी, सूझत न करु है, पीतम को कौन कविराज न सुहात मौन, दारुण बहत पौन लाग्यो मेघ झरू है, संग न सहेली बैस नवल अकेली, तन परी तल बेली महा लाग्यो मैन सरू है, भई अधिरात मेरो जियरा डरात, जागु जागु रे बटोही, यहाँ चोरन को डर है। तो एक तरीके से इसमें जहां श्रृंगार रस दिखाई पड़ रहा है वहीं पर और भी कुछ भयानक रस भी दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर डरने की बात की गई है, चोरों की बात की गई है। जो महत्वपूर्ण इसमें एक शब्द दिया गया है कविराज, जिस उपाधि के बारे में हम चर्चा ऊपर में कर रहे थे कि गौड़ साहब ने इनको कविराज की उपाधि दी थी, तो इस पंक्ति से भी ये क्लियर हो गया है। आगे अगर बात करें तो जो अगला पद है, जो है जहां मगु नंदन नंद कुमार, कहाँ चली चंद्रमुखी सुकुमार है, मोतिन ही को कियो गहनो सब, फूली रही जनु कुंड की डार है, भीतर ही जो लखी सो लखी अब बाहिर जाहिर होती न दार है, जोन सी जोन्ह गई मिलियों मिली जात ज्यों दूध में दूध की धार है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन पंक्तियों में कुछ न कुछ अलंकार आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, एक तो आप देख रहे हैं जन शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आपके मन में एक अलंकार आ रहा होगा, आप सभी के लिए होमवर्क है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ज्यों, यहाँ पर भी एक अलंकार है। इन दोनों पंक्तियों में कौन कौन से अलंकार है ये आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पर है, बताने के लिए बताया जा सकता है। लेकिन आप सब्जेक्टिव तौर पर इतिहास ग्रंथ पढ़ते हुए हिंदी व्याकरण पर भी अपनी नजर रखें। तो इसलिए कभी कभी जहां भी अलंकार रस और व्याकरण संबंधित कोई बातें आती हैं तो मुझे लगता है कि इसको आपको होमवर्क के तौर पर देना चाहिए। तो ये दोनों पद आपने देखा कि सुखदेव मिश्र द्वारा लिखे गए। आगे बात करते हैं, अगले जो कवि हैं उनका नाम है कालिदास त्रिवेदी। वैसे तो हमने कालिदास को संस्कृत में पढ़ा है, लेकिन हिंदी में भी कालिदास त्रिवेदी नाम से कवि यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, जिनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, ये अंतर्वेद के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनका विशेष वृत्त ज्ञात नहीं। जान पड़ता है कि संवत 1745 वाली गोलकुंडे की चढ़ाई में ये औरंगजेब की सेना में किसी राजा के साथ गए थे। इस लड़ाई का औरंगजेब की प्रशंसा से युक्त वर्णन इन्होंने इस प्रकार किया है। तो पहले तो हम कालिदास त्रिवेदी के बारे में देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि ये अंतर्वेद के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये आखिरकार अंतर्वेद क्या है। अंतर्वेद एक ऐसा क्षेत्र है जो कि गंगा और यमुना दोनों के बीच का क्षेत्र है, जिसको हम दोआब कह सकते हैं। ठीक है, इस दोनों नदियों के बीच का जो इलाका है उसको हम अंतर्वेद कह सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहीं से आप दो क्वेश्चन अपने दिमाग में ला सकते हैं। एक तो आपने भाषा विज्ञान पढ़ते हुए अंतर्वेदी नाम से एक भाषा का उपनाम है उसको पढ़ा होगा, जिसको हम ब्रज भाषा कहते हैं। आपको याद आ गया होगा क्योंकि ब्रज भाषा के कई उपनाम हैं जिसमें से एक अंतर्वेदी भी है। तो आप देखेंगे कि गंगा यमुना के बीच के इलाके में, खासतौर से यमुना के आसपास के इलाके में ब्रज भाषा ही बोली जाती रही है। और एक रचना आधुनिक काल के कवि जिन्होंने कविताएं भी लिखी, तार सप्तक से भी जुड़े रहे, उन्होंने दोआब नाम से एक ग्रंथ लिखा हुआ है। आपके लिए मैं होमवर्क तीसरा दे रहा हूं कि आप बताएंगे कि दोआबा नाम से ग्रंथ किसने लिखा है। आदिकाल के वो कवि हैं, इतना मैंने संकेत कर दिया है।
तो अंतर्वेद शब्द से आपने देखा कि हमने कितने तथ्यों को बाहर निकाल दिया। ये अनुराग हिंदी एकेडमी ये ऐसा कर सकती है। तो हमें ध्यान में रखना कि जो कालिदास त्रिवेदी वो कानिकुब्ज ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों में भी अलग-अलग हो रहे हैं, ठीक है, गोत्र। उसमें से एक कानिकुब्ज रहे हैं और इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं पता चलती है। फिर भी पता चलता है कि जो गोलकुंडे की लड़ाई हुई थी, जो गोलकुंडा है उसमें औरंगजेब की सेना की तरफ ये शायद किसी राजा के साथ गए हुए थे और औरंगजेब की इन्होंने प्रशंसा की। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि कालिदास त्रिवेदी औरंगजेब के समकालीन प्रतीत होते हैं और औरंगजेब की इन्होंने प्रशंसा की है, उस औरंगजेब की जिसकी इतिहास में ज्यादातर आलोचना की गई। हम यहाँ पर देखते हैं क्या उन्होंने लिखा है। गढ़न गढ़ी से गढ़ी, महल मढ़ी से मढ़ी, बीजापुर ओप्यो दलमली सुघराई में, कालिदास कोप्यो वीर औलिया अलमगीर, तीर तरवार गही कोमी पराई में, बूंद ते निकसी महिमंडल घमंड मची, लोह की लहर हिमगिर की तराई में, गाड़ के सुझंडा आड़ किन बादशाह ताते, डकरी चमुंडा गोलकुंडा की लड़ाई में। तो गोलकुंडा की लड़ाई से रिलेटेड ये पंक्तियां रही हैं। इसमें एक गोलकुंडा आप देख रहे हैं, दूसरा आप देख रहे हैं बीजापुर। जो भी दक्षिण भारत के विद्यार्थी यहाँ जुड़े होंगे वो इन पंक्तियों को विशेष तौर पर ध्यान में रख सकते हैं और उनसे थोड़ा सा जुड़ा हुआ भी प्रतीत हो रहा है। तो कुल मिलाकर जो कालिदास त्रिवेदी हैं औरंगजेब की प्रशंसा इन पंक्तियों में किए हुए हैं। आगे हम देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या लिखा है कि कालिदास का जम्बू नरेश जोगजीत सिंह के यहाँ भी रहना पाया जाता है, जिनके लिए संवत 1749 में इन्होंने वर वधु विनोद बनाया। यानी कि जोगजीत के दरबार में भी ये वहां पर कुछ दिनों तक रहे हैं और इन्होंने उन्हीं के लिए एक रचना लिखी, वर वधु विनोद। आमतौर पर हम वर वधु शब्द का प्रयोग जब शादी के कार्ड को देखते हैं तो वहां पर दिखाई पड़ता है, लेकिन हमने देखा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार चमत्कृत कर देने वाले जो तथ्य होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो वर वधु आप ध्यान में रखिए कि वर वधु विनोद, हमने इतिहास ग्रंथ में मिश्र बंधु विनोद नाम से रचना तो पढ़ी है, लेकिन वर वधु विनोद नाम से कालिदास त्रिवेदी ने एक रचना लिखी हुई है जो कि जोगजीत सिंह से रिलेटेड है, जम्बू नरेश की। यह नायिका भेद और नक्षिक की पुस्तक है। यह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि जो वर वधु है वो नायिका भेद और नक्षिक पर आधारित पुस्तक है और नाम से भी पता चल रहा है। 32 कवित्वों की इनकी एक छोटी सी पुस्तक जंजीरा बंद भी है। राधा माधव बुध मिलन विनोद नाम का एक कोई ग्रंथ इनका खोज में मिला है। इन रचनाओं के अतिरिक्त इनका बड़ा संग्रह ग्रंथ कालिदास हजारा बहुत दिनों से प्रसिद्ध चला आता है। इन्होंने अपने नाम से ही एक और ग्रंथ लिखा जिसका नाम है कालिदास हजारा। ये भी ग्रंथ कई बार परीक्षाओं में सुमेलित वालों में या फिर वन लाइनर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। इस संग्रह के संबंध में शिव सिंह सरोज में लिखा है कि इससे संबत 1481 से लेकर संबत 1776 तक के 212 कवियों के 1000 पद्य संग्रहित हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो कालिदास हजारा है इसमें कुल 1000 पद संकलित किए गए हैं, उसमें से 212 कवियों को भी शामिल किया गया है। तो आप देखेंगे कि ये एक ऐसा ग्रंथ है जो भक्तमाल या फिर 252 वैश्रवण की वार्ता या फिर 84 वैश्रवण की वार्ता के बाद एक ऐसा ग्रंथ आपको दिखाई दिया जिसमें कुल 212 कवियों को संकलित किया गया। एक तरीके से इसको संकलन के तौर पर और इतिहास ग्रंथ के आधार पर भी हम देख सकते हैं कालिदास हजारा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कवियों के काल आदि के निर्णय में यह ग्रंथ बड़ा ही उपयोगी रहा है, जिसके बारे में मैंने चर्चा की कि कौन कवि किस समय का है। इस ग्रंथ से भी बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। इनके पुत्र कविंद्र और पौत्र दूल्ह भी बड़े अच्छे कवि हुए। दूल्ह का जिक्र आप लोगों ने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में जरूर कभी न कभी ऑप्शन में देखा होगा या फिर इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। कविंद्र से कम आते हैं, लेकिन इनके जो पौत्र हैं श्री दूल्ह, इनसे कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। जब भी समय आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा कि जो दूल्ह आपने पढ़ा है,
जो कालिदास त्रिवेदी के पौत्र हैं। ये कॉम्बिनेशन आप ध्यान में रखिए। रीतिकाल एक ऐसा कालखंड आप देख रहे हैं, इसमें जहाँ पर भाइयों का आप देख रहे हैं कि संबंध दिखाई पड़ रहा है, पुत्र पौत्रों का संबंध दिखाई पड़ रहा है। यानी कि रीतिकाल में आप न सिर्फ राजाओं का आप देखेंगे कि वंश परंपरा के अनुसार उनका विकास हो रहा था, बल्कि कवियों का भी हो रहा था। एक परिवार से कई कवि निकले हुए। तो ये बड़ा ही अच्छा संयोग यहाँ पर देख सकते हैं। कालिदास त्रिवेदी के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि ये एक अभ्यस्त और निपुण कवि थे। आपने काव्य हेतु के बारे में पढ़ा होगा। जो 3 काव्य हेतुओं की चर्चा हम प्रायः करते हैं, उसमें से एक अभ्यास नाम का काव्य हेतु आपने पढ़ा होगा। तो उसी से जोड़कर यहाँ पर आप देखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि ये एक अभ्यस्त और निपुण कवि थे। कई बार जो कवि होते हैं, वो शुरुआत में भले अच्छी कविताएं न लिखें, लेकिन अगर वो लगातार अभ्यास कर रहे हैं, तो उन अभ्यास करने के बाद निपुणता आती है। ये दोनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसीलिए आपने देखा होगा कि आप सभी को हमने इतिहास ग्रंथ सब्जेक्टिव तौर पर भी पढ़ाना शुरू किया, और आपको निपुण बनाने के लिए और अभ्यस्त बनाने के लिए बीच-बीच में टेस्ट सीरीज भी हमने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि ये चीजें आपके मनोबल को बढ़ाने वाली हो सकती हैं। आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा, और कमेंट्स जब आप करते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं कोई मशीन हूं और उसको टिप दिया जाएगा तो मैं चलना शुरू कर दूंगा। क्योंकि मैं भी अपने किए हुए कामों का मूल्यांकन करता हूं कि कितना लोगों को पसंद आ रहा है, कितना नहीं पसंद आ रहा है। मुझे ये कहने में बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि करीब 95 प्लस परसेंटेज के हिसाब से मेरे कामों से मेरे विद्यार्थी बहुत संतुष्ट हैं, और मैं वो लकी शिक्षकों में से हूँ जहाँ पर बहुत ही गंभीर विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, और उनको लगता है कि ये चैनल उनके सफलता में योगदान दे सकता है। तो एक बार हम फिर से आते हैं कालिदास त्रिवेदी के ऊपर कि इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि एक अभ्यस्त और निपुण कवि थे। इनके फुटकल कवित्व इधर-उधर बहुत सुने जाते हैं, जिनसे इनकी सहृदयता का अच्छा परिचय मिलता है। तो एक चीज तो आपके दिमाग में आ गई होगी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास दृष्टि में और आलोचना दृष्टि में सहृदयता का काफी रोल रहा है। उनके 2 कवित्व नीचे दिए जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 2 कवित्वों का उदाहरण दिया है। देख लेते हैं हम। चूमो करकंज मंजु अमल अनूप तेरो, रूप के निधान कान मोह तन निहारी दे। कालिदास कहे मेरे पास हरै हेरी हेरी, माथे धरि मुकुट लकुट कर डारी दे। कुंवर कन्हैया मुखचंद को जुन्हैया, चारु लोचन चकोरन की प्यासन निवारी दे। मेरे कर मेहंदी लगी है नंदलाल प्यारे, लट उर्जी है नक बेसर संभारी दे। कालिदास त्रिवेदी जिस इलाके में है, वो इलाका कृष्ण भक्तिमय से जुड़ा हुआ इलाका है। तो जाहिर सी बात है कि वो भी अपनी रचनाओं में कहीं न कहीं कृष्ण को केंद्र में रखेंगे। तो उन्होंने रखा भी है, लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि ये किसी कृष्ण भक्ति शाखा से जुड़े हुए कवि का पद नहीं है, बल्कि रीतिकालीन कवि कालिदास त्रिवेदी की ये पंक्तियां हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। नंदलाल इत्यादि नाम आता है तो तुरंत हमारे दिमाग में मीराबाई और कृष्ण भक्ति कवि आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कालिदास त्रिवेदी की एक पंक्तियां हैं। ये विशेष तौर पर चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आगे अगर बात करें तो कुछ और पंक्तियां हैं। हाथ हंसी दिन्हो भीति अंतर परस प्यारी, देखत ही छकी मक कान्हर प्रवीण की। निकस्यो झरोखे माज बिगस्यो कमल सम, ललित अंगूठी तामे चमक चुनीन की। कालिदास तैसी लाल मेहंदी के बुंदन की, चारु नख चंदन की लाल अंगूरीन की। कैसी छवि छजती है छाप और छलान की सु, कंकन चुरीन की जड़ाऊं पहुंचीन की। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं सौंदर्य का वर्णन किया गया है, नक्षिक और नायिका भेद का वर्णन यहाँ पर किया गया है। आगे बात करते हैं, अगले जो कवि हैं उनका नाम है राम कवि। हालांकि बहुत कम इनसे सवाल पूछे जाते हैं, फिर भी हम संक्षेप में इनके ऊपर देख लेते हैं। राम के बारे में शिव सिंह सरोज में इनका जन्म संवत 1703 लिखा है, और कहा गया है कि इनके कवित्व कालिदास के हजारा में। इनका नायिका भेद का एक ग्रंथ श्रृंगार सौरभ है,
जिसकी कविता बहुत ही मनोरम है। तो आपको ध्यान में रखना है कि रीतिकाल में श्रृंगार शब्द से युक्त कई रचनाएं लिखी गई हैं, जिसमें कि श्रृंगार सौरभ नाम की रचना राम कवि ने लिखा हुआ है। हो सकता है कि बदलते हुए परिवेश में पूछा जा सकता है, अगर राम को याद करना है तो श्रृंगार सौरभ सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए आप भी ध्यान में रख सकते हैं। खोज में एक हनुमान नाटक भी इनका पाया गया है। शिव सिंह के अनुसार इनका कविता काल संवत 1730 के लगभग माना जा सकता है। इनका एक कवित्व नीचे दिया जाता है। श्रृंगार सौरभ से ये पंक्तियां उठाई गई हैं। हनुमान नाटक की अगर बात यहाँ पर हम करें तो इसके पहले भी हमने हनुमान नाटक के बारे में एक और रचनाकार की चर्चा की हुई थी, आप उसको अपने दिमाग में ला दिए होंगे। तो यहाँ पर जो कवित्व दिए गए हैं उसमें उसको पढ़ते हैं। उमड़ी उमड़ी घन छोड़त अखंड धार, चंचला उठति तामे तरज तरज के, बरही पपिया भेंक पिक खग टेरत हैं, धुनि सुनि प्राण उठे लरज लरज के, कहें कवि राम लख चमक खदोतन की, पीतम को रही मैं तो बरज बरज के, लागे तन तावन बिनारी मन भावन के, सावन दुवन आयो गरज गरज के। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तरज तरज, लरज लरज, बरज बरज और गरज गरज। तो देखिए अलंकार के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और रस के दृष्टिकोण से इसमें आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं श्रृंगार रस दिखाई पड़ रहा है और प्रकृति चित्रण भी इसमें शामिल है। आगे बात करते हैं अगले कवि के बारे में जिनका नाम है नेवाज। आपने फोर्ट विलियम कॉलेज जब पढ़ा होगा तो वहां पर भी एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका उपनाम है नेवाज, लेकिन यहाँ पर रीतिकालीन कवि के तौर पर नेवाज का नाम आ रहा है। आज के होमवर्क में चौथा होमवर्क है कि जिस फोर्ट विलियम कॉलेज या फिर खड़ी बोली गद्य के विकास में नेवाज का उपनाम है, उनका क्या असली नाम है, आप कमेंट कर सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में आप एक बार जहां भी नोट्स बनाए होंगे वहां पर जाइए, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि आपके दिमाग को बढ़ा दिया जाए। जब हम रीतिकाल पर बात कर रहे हैं तो केवल रीतिकाल पर नहीं, उसे जुड़ा हुआ अगर तथ्य कहीं से भी आ रहा है जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो मेरी कोशिश होती है कि उसको कोरिलेट किया जाए। नेवाज भी आप देख रहे हैं कि कालिदास त्रिवेदी की तरह ही अंतर्वेद के रहने वाले ब्राह्मण थे। अब आपको अंतर्वेद समझने की जरूरत ही नहीं है, आपने समझ लिया होगा कि गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र है जिसको दोआब कहा जा सकता है, वही एरिया है अंतर्वेद का। वहां के ये ब्राह्मण थे और संवत 1737 के लगभग वर्तमान थे। ऐसा प्रसिद्ध है कि पन्ना नरेश महाराज छत्रसाल के यहाँ ये किसी भागवत कवि के स्थान पर नियुक्त हुए थे, जिस पर भगवत कवि ने यह फबती छोड़ी थी। निवाज के बारे में एक तो पता चल गया कि अंतर्वेद के थे। एक महाराज की चर्चा की जा रही है छत्रसाल की। छत्रसाल कहाँ के राजा थे? पन्ना नरेश। पन्ना इस समय कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और छत्रसाल के बारे में आपने पढ़ा होगा कि कहीं न कहीं भूषण कवि का भी संबंध इनसे है। यानी कि छत्रसाल उस समय के कवियों को काफी महत्व देते थे। भूषण और निवाज दोनों इनके यहाँ नियुक्त थे और निवाज के बारे में कहा जा रहा है कि किसी भगवत कवि के स्थान पर नियुक्त हुए थे, इसलिए भगवत कवि ने इन पर एक व्यंग कसा था, फबती छोड़ी थी। क्या छोड़ा था उसको देख लेते हैं। भली आज कली करत हूं छत्रसाल महाराज, जह भगवत गीता पढ़ी तह कभी पढ़त निवाज। तो ये पंक्तियां आप देख रहे हैं कि उस भगवत कवि ने निवाज के संदर्भ में लिखी हुई। शिव सिंह ने निवाज का जन्म संवत 1739 लिखा है, जो ठीक नहीं जान पड़ता क्योंकि इनके शकुंतला नाटक का निर्माण काल संवत 1737 है। दो और निवाज हुए हैं जिनमें एक भगवंत राय खींची के यहाँ थे। प्रस्तुत निवाज का औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के यहाँ रहना भी पाया जाता है। इन्होंने शकुंतला नाटक का आख्यान, दोहा, चौपाई, सवैया आदि छंदों में लिखा है। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है कि जो निवाज है इन्होंने शकुंतला नाटक का जो रूपांतरण है उन्होंने दोहा, चौपाई और सवैया छंद में किया हुआ है। ये सवाल पूछा जा सकता है। इनके फुटकल कवित्व बहुत स्थानों पर संग्रहित मिलते हैं जिनमें इनकी काव्य कुशलता और सहृदयता टपकती है। भाषा इनकी बहुत परिमार्जित, व्यवस्थित और भावोपयुक्त है। उसमें भारतीय के शब्द और वाक्य बहुत ही कम मिलते हैं। इनके अच्छे श्रृंगारी कवि होने में संदेह नहीं है। ये बातें किसके बारे में कही जा रही हैं?
नेवाज के बारे में कही जा रही है। संयोग श्रृंगार के वर्णन की प्रवृत्ति इनकी विशेष जान पड़ती है, जिसमें कहीं कहीं ये अश्लीलता की सीमा के भीतर जा पड़ते हैं। दो सवैये इनके उद्धृत किए जाते हैं। अब उनको हम देख लेते हैं। देख हमें सब आपस में जो कछु मन भावे सोई कहती हैं, ये गहराई लुगाई सबे निसी धौंस नेवाज में रहती हैं। बातें चवाओं भरी सुन के रिस आवत पै चुप हुए रहती हैं। कान प्यारे तिहारे लिए सिगरे ब्रज को हंसबे सहती। आगे तो किन्हीं लगा लगी लोयन कैसे छिपे आजऊ जो छिपावत तू अनुराग को शोध कियो ब्रज की बनिता सबियों ठहरावती। कौन सकोच रहो है नेवाज जो तू तरसे उन उनहू तरसावती। बावरी जो पै कलंक लग्यो तो निशंक हवै क्यों नहीं अंक लगावती। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गले मिलने की बात कही जा रही है और यहाँ पर आपने देखा कि ये वो वही अंतर्वेद का जो इलाका है वहीं से जुड़ी हुई चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं। अगले कवि हैं जिनका नाम है श्रीधर या मुरलीधर। वैसे आप देखेंगे तो श्रीधर नाम से आदिकाल में भी आपको दिखाई पड़ा होगा। रणमल छंद आपको याद आ गया होगा और आप देख रहे हैं कि रीतिकाल में भी हैं और आगे चलकर जब हम खड़ी बोली खासतौर से द्विवेदी युग पढ़ेंगे तो वहां भी श्रीधर नाम से कवि या लेखक का नाम आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदी साहित्य के विकास में श्रीधर का काफी रोल रहा है। तो यहाँ पर रीतिकाल के दौर में हम जब पढ़ रहे हैं तो श्रीधर या मुरलीधर इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं। ये प्रयाग के रहने वाले ब्राह्मण थे। लगातार आप देख रहे हैं ब्राह्मण कवि यहाँ पर आ रहे हैं और सही बात है कि उस जमाने में अगर पढ़ने लिखने वाले अगर कोई कोई वर्ग था तो ये वही वर्ग था, तो सृजन भी वही वर्ग करेगा। तो श्रीधर जो है वो प्रयाग के रहने वाले थे और संवत 1737 के लगभग ये भी उत्पन्न हुए थे। ये चीज आपको इस शब्द को काफी ध्यान में रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कई बार कवियों के बारे में जब लिखते हैं तो अति उत्साह में वो उत्पन्न इत्यादि शब्द का प्रयोग कर देते हैं। मुझे याद आता है कि जब मैं जेएनयू का विद्यार्थी था तो वहां पर हिंदी भाषा के उद्भव और विकास की चर्चा की जा रही थी। तो उद्भव शब्द को लेकर हमारे एक क्लासमेट ने पूछा हमारे एक सर से कि सर उद्भव, अवतार, उत्पन्न इत्यादि में क्या मतलब अंतर है? उत्पत्ति, भाषा विज्ञान में उत्पत्ति शब्द का भी प्रयोग होता है। तो उन्होंने उस पे फब्ती कसते हुए कहा, व्यंग करते हुए कि तुम अपने घर पे पूछना कि तुम्हारा उद्भव हुआ है कि तुमने अवतार लिया या तुम उत्पन्न हुए या पैदा हुए हो। तो फिर इसके बाद हम लोगों को अर्थ समझ में ही आ गया। तो मनुष्य तो पैदा होता है, भाषाओं का की उत्पत्ति होती है या फिर उद्भव होता है, उनका विकास होता है। यहाँ पर उत्पन्न हुए, पैदा हुए भी लिखा जा सकता था, लेकिन रामचंद्र शुक्ल अपनी लेखनी को, अपनी भाषा शैली को कैसे चलाएं वो उनके ही हाथ में है। तो यहाँ पर लिखा गया कि प्रयाग के रहने वाले थे, यद्यपि अभी तक इनका जंगनामा ही प्रकाशित हुआ है। तो आप लोगों के लिए विशेष तौर पर ध्यान में रखना है कि जो श्रीधर हैं, इनकी रचना का नाम है जंगनामा, जिसमें फर्रुखसियर और जहांदार के युद्ध का वर्णन है। पर स्वर्गीय बाबू राधाकृष्ण दास ने इनके बनाए कई रीति ग्रंथों का उल्लेख किया है, जैसे नायिका भेद, चित्रकाव्य आदि। इनका कविता काल संवत 1760 के आगे माना जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल खुद इतिहास ग्रंथ लिख रहे थे हिंदी शब्द सागर की भूमिका के तौर पर, तो ये लग रहा है कि उनके लिखते समय कई बार आप देखेंगे कि जो क्रियाएं यहाँ पर हैं का प्रयोग किया जा रहा है या फिर अ, जिस तरीके से ऐसा लिख रहा है कि लग रहा है कि शुक्ल जी के जब लिख रहे थे उसी समय का ये पूरा पैराग्राफ आपके सामने है। ठीक है ना? तो आपको श्रीधर से रिलेटेड जंगनामा रचना को ध्यान में रखना है। बाकी नायिका वेद, चित्रकाव्य तो बहुत सारे लोगों ने लिखा है, यानी कि ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है? अगले जो कवि हैं उनका नाम है सूरत मिश्र। सुखदेव मिश्र के बाद एक और आप देख रहे हैं कि बड़ा नाम यहाँ पर आ रहा है, सूरत मिश्र। ये आगरे के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, जैसा कि इन्होंने स्वयं लिखा है। सूरत मिश्र कन्नौजिया नगर आगरे बास, यानी कि कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे और ये जहां रहते थे वो आगरा था। इन्होंने अलंकार माला संवत 1766 में और बिहारी सतसई की अमर चंद्रिका टीका संवत
1794 में लिखी। तो दो तथ्य आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है सूरत मिश्र का कि एक तो इनका ग्रंथ है अलंकार माला, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे कि रीतिकाल में जहां पर श्रृंगार रस में बहुत सारी रचनाएं लिखी गई, वहीं पर अलंकार प्रधान रचनाएं भी लिखी गई। इसीलिए कुछ आलोचकों ने इसे अलंकृत काल भी कहा हुआ है। ये चीज आपने पहले पढ़ी होगी, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में भी आ गया हो कि किसने कहा था अलंकृत काल। उनके बारे में बहुत ज्यादा मुझे नहीं चर्चा करना है, लेकिन कम से कम पिंच तो करना ही है कि आपका रिवीजन भी होता रहे। तो अलंकार माला नाम से जो रचना लिखी गई, यह वो है सूरत मिश्र की, ठीक है। लेकिन सूरत मिश्र का एक दूसरा जो बड़ा काम है, वो उस समय की बहुत ही फेमस रचना बिहारी सतसई पर जो लोग लगातार टीका लिख रहे थे, सूरत मिश्र ने भी अमर चंद्रिका नाम से एक टीका लिखी। सवाल पूछा जा सकता है कि अमर चंद्रिका टीका बिहारी सतसई पर किसने लिखा, तो सूरत मिश्र ने लिखा है। अतः इनका कविता काल विक्रम की 18वीं शताब्दी का अंतिम चरण माना जा सकता है। इन दोनों रचनाओं के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने सूरत मिश्र का जो समय है, खासतौर से कविता काल, उसका निर्धारण यहाँ पर किया हुआ है। इनके बारे में आगे भी लिखते हैं कि नसरुल्लाह खान नामक सरदार के यहाँ तथा दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के दरबार में आया जाया करते थे। सूरत मिश्र जो हैं, वो दिल्ली के जो बादशाह थे मोहम्मद शाह के दरबार में एक और बहुत बड़े कवि रहा करते थे। ये जो मेरा संकेत है, आप उधर जा चुके होंगे। हालांकि वो रीतिबद्ध नहीं है, बल्कि वो अलग धारा के कवि हैं। उन पर समय आने पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सूरत मिश्र का आप देखेंगे तो वो भी मोहम्मद शाह के दरबार में आया जाया करते थे। ये देखिए शब्द आना जाना लगा रहता है, तो स्थिर नहीं थे, आते जाते रहते थे, यानी परिचय था उनका। इन्होंने बिहारी सतसई, कवि प्रिया और रसिक प्रिया पर विस्तृत टीकाएं रची। सूरत मिश्र का जो योगदान आप देख रहे हैं, वो एक टीकाकार के तौर पर है। उन्होंने सिर्फ बिहारी सतसई पर ही नहीं लिखा, बल्कि केशवदास की रचना कवि प्रिया और रसिक प्रिया, इन पर भी टीकाएं लिखी हुई हैं। तो जब भी टीकाओं की बात आएगी, टीकाकारों की बात आएगी, तो सूरत मिश्र का नाम वहां पर सबसे पहले आएगा। आप बहुत सारे विद्यार्थी हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं जो पीएचडी के टॉपिक्स को लेकर परेशान रहते हैं। आपका एक टॉपिक बन सकता है कि रीतिकालीन कवियों पर जो प्रमुख टीकाएं लिखी गई हैं, उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना। एक तो कवियों ने अपनी रचनाएं लिखी, लेकिन टीकाकारों ने उन पर किस तरीके से टिप्पणियां की हुई हैं, उनका भी मूल्यांकन करना जरूरी है। यही तो रिसर्च है। कितना नया टॉपिक आप खोजेंगे, इन्हीं में से खोजना पड़ेगा। तो ये तमाम टीकाएं लिखी जिनसे इनके साहित्य ज्ञान और मार्मिकता का अच्छा परिचय मिलता है। टीकाएं ब्रज भाषा गद्य में है। सभी टीकाएं किसमें है? ब्रज भाषा गद्य में। यानी कि ये वो दौर है जब धीरे धीरे गद्य का भी विकास हो रहा था पद्य के समानांतर। तो खड़ी बोली में तो गद्य नहीं उतना विकसित हो रहा था, लेकिन ब्रज भाषा में लिखना शुरू किए थे। तो जमाना गद्य तो वैसे आदिकाल से ही लिखा जाना शुरू हो चुका था। राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य, बाद में खड़ी बोली जो गद्य विकसित हुआ, वही हिंदी का रूप धारण कर लिया। तो जितना भी इन्होंने टीका ग्रंथ लिखा हुआ है, सभी टीका ग्रंथ ब्रजभाषा गद्य में लिखे गए। इन टीकाओं के अतिरिक्त इन्होंने बैताल पंचविंशति का ब्रजभाषा गद्य में अनुवाद किया और निम्नलिखित रीति ग्रंथ रचे। सूरत मिश्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल पूछे जाते रहे। तो तमाम इनके कामों को आपने देखा। अब इनके कुल 7 रचनाओं को यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। बड़ा ही संयोग की बात है कि सुखदेव मिश्र को भी जब हमने देखा तो वहां भी 7 था, और सूरत मिश्र का भी हम देख रहे हैं तो 7 ही। अलंकार माला, रस रत्न माला, रस सरस, रस संग्राहक चंद्रिका, नक्षिक, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर। तो अलंकार पर एक ग्रंथ आप देख रहे हैं, बाकी ज्यादातर इनके जो ग्रंथ हैं वो सब रस पर आधारित ही दिखाई पड़ रहे हैं। और यहाँ पर एक नक्षिक नामक रचना भी इन्होंने किया हुआ है। तो ये तो सूरत मिश्र थे। आगे बात करते हैं अगले, जो आगे भी और कुछ इनके काम हैं उनके ऊपर। अलंकार माला की रचना इन्होंने भाषा भूषण के ढंग पर की है। एक चीज आप देखेंगे कि जो इन्होंने अलंकार माला लिखी है वो भाषा भूषण, तो आपके दिमाग में आ गया कि ये भाषा भूषण जो इन्होंने लिखा है वो किसका ग्रंथ है और ये ग्रंथ किसको आधार बना के लिखा गया था। एक बार मैंने होमवर्क आपको दिया हुआ था, तो एक विद्यार्थी ने कमेंट्स किया कि चंद्रालोक जो है वो जसवंत सिंह द्वारा लिखा गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। चंद्रालोक
के रचयिता हैं जयदेव, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि जो क्रोनोलॉजी है आप समझने का प्रयास कीजिए कि चंद्रालोक आधार बनाकर लिखा गया भाषा भूषण, और भाषा भूषण आधार बनाकर लिखा गया अलंकार माला। तो ऐसे आप चीजों को कोरिलेट करके रखिए, और कोई जरूरी नहीं कि हर विद्यार्थी जो कमेंट्स कर रहे हैं वो सही ही आंसर हो सकता है, लेकिन 99% जो विद्यार्थी कमेंट्स करते हैं, जो दिल से करते हैं, होमवर्क को होमवर्क की तरह लेते हैं, उनके आंसर सही होते हैं। तो भाषा भूषण जसवंत सिंह का हो गया, चंद्रालोक जयदेव का हो गया, और अलंकार माला हो गया सूरत मिश्र का। ये तीनों ग्रंथ एक दूसरे पर आधारित है। इसमें भी लक्षण और उदाहरण प्राय एक ही दोहे में मिलते हैं। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है, चाहे वो चंद्रालोक हो, भाषा भूषण हो, अलंकार माला हो, कि लक्षण और उदाहरण एक ही दोहे में, यानी एक दोहा है, उसी में लक्षण भी दिया गया है और उसी में उदाहरण भी दिया गया है, यानी कि उसी में सिद्धांत को भी बताया गया है और वही सिद्धांत ही उदाहरण के तौर पर है। जैसे हिमसो हर के हास सो जस मालोपम ठान, सो असंगत कारण अवर कारज और थान, चल अहि श्रुति आनहि डसत नसत और के प्राण। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उपमा का लक्षण दिया गया और फिर इसका उदाहरण भी दिया गया, और यहाँ पर असंगत का लक्षण दिया गया, फिर उदाहरण भी दिया गया। इनके ग्रंथ सब मिले नहीं हैं, जितने मिले हैं उनसे ये अच्छे साहित्य मर्मज्ञ और कवि जान पड़ते हैं। इसकी चर्चा पहले भी किए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अब भी लिख रहे हैं। इनकी कविता में तो कोई विशेषता नहीं जान पड़ती, पर साहित्य उपकार इन्होंने बहुत कुछ किया है। नखशिख से इनका एक कवित्व दिया जाता है, तो नखशिख को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि रीतिकाल में नखशिख बहुत कवियों ने किया हुआ है। अब कैसे नखशिख? नख मतलब नाखून और शिख मतलब शिखा, बाल से लेकर। तेरे ये कपोल बोल अति ही रसाल, मन जिनकी सदाई उपमा विचारियत है, को न समान जाहि कीजे उपमान, अरु बापुरे मधुकन की देह जारियत है, नेक दर्पण समता की चाह करी कहूं, भय अपराधी ऐसो चित्त धारियत है, तुरत सो याही ते जगत बीच आजहूं लव, उनके बदन पर छार डारियत है। तो ये जो पंक्तियां हैं सब नक्शिक सूरत मिस्र से ली गई हैं। आगे जो कवि हैं जिनका नाम है कविंद्र उदयनाथ, इनके बारे में और हम जानकारी रखें तो पहले ही बताया गया था, जो कविंद्र हैं ये कालिदास त्रिवेदी के पुत्र थे। ये देखिए ध्यान में आपको रखना है, हालांकि बहुत कम इनसे सवाल पूछा जाता है, फिर भी हम देख लेते हैं। शुक्ल जी इनके बारे में लिखते हैं, ये कालिदास त्रिवेदी के पुत्र थे और संवत 1736 के लगभग ये भी उत्पन्न हुए थे। इनका रस चंद्रोदय नामक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है। रस चंद्रोदय आप यहाँ पर ध्यान में रखिए। प्रबोध चंद्रोदय का तो नाम आपने सुना होगा, यहाँ पर रस चंद्रोदय जो कि कविंद्र जिनका दूसरा नाम है उदयनाथ, उन्होंने लिखा है। इसके अतिरिक्त विनोद चंद्रिका और जोग लीला नामक इनकी दो और पुस्तकों का पता खोज में लगा है। विनोद चंद्रिका संवत 1777 और रस चंद्रोदय संवत 1804 में बना, अतः इनका कविता काल 1804 या उसके आगे तक माना जा सकता है। ये अमेठी के राजा हिम्मत सिंह और गुरुदत्त सिंह के यहाँ बहुत दिनों तक रहे। इनका रस चंद्रोदय श्रृंगार का एक अच्छा ग्रंथ है। इनकी भाषा मधुर और प्रसादपूर्ण है। वर्ण विषय के अनुकूल कल्पना भी ये अच्छी करते थे। इनके दो कवित्व के उदाहरण नीचे दिए गए हैं। तो रस चंद्रोदय को थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और जिस रस की बात की जा रही है वो रस है श्रृंगार। अब उदाहरण दिए गए हैं उनको हम देख लेते हैं। शहर मझार ही पहर एक राग जहें, छोर पै नगर के सराह हैं उतारे की, कहत कबिंद मग माझ ही परेगी साँझ, खबर उड़ानी है बटोही द्वैक मारे की, घर के हमारे परदेश को सिधारे, या ते दया के बिचारी हमरी राह बारे की, उतरव नदी के तीर बर के तरे ही तुम, चौको जन चौकी तहाँ पाहरू हमारे की, राजे रसमय री तैसी बरखा समय री चढ़ी, चंचला नचे री चका चक चौधा कौधा बारे की, व्रती व्रत हारे ही परत फुहारे, कछु छीरे कछु धारे जलधर जलधारे की, भनत कबिंद कुंज भवन पौन सौरभ सो, काके न कपाय प्राण परहत पारे री, काम कंदुका से फूल डोली डोली डारे मन, औरों किए डारे की कदम्बन की डारेंगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये सभी पंक्तियां जो हैं
वो कबींद्र द्वारा लिखी गई। अगले जो कवि हैं उनका नाम है श्रीपति। श्रीपति का भी काफी रोल रहा है रीतिकालीन कवियों में। श्रीपति के बारे में शुक्ल जी लिखते हैं, ये कालपी के रहने वाले कानकुब्ज ब्राह्मण थे। अब तक जितने हमने ब्राह्मण कवियों की चर्चा की सभी कानकुब्ज ब्राह्मण रहे। तो कानकुब्ज आप समझ पा रहे हैं कि वही जो सरयू पारी, कानकुब्ज ब्राह्मण, इस तरीके से चर्चाएं होती रही हैं ब्राह्मण समाज में भी। तो ये लोग कानकुब्ज ब्राह्मण रहे। सरयू पारी ब्राह्मण आप अभी तक नहीं देखे होंगे। इन्होंने संवत 1777 में काव्य सरोज नामक रीति ग्रंथ बनाया। श्रीपति मिश्र का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रहा है वो काव्य सरोज। शिव सिंह सरोज तो आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर देखिए काव्य सरोज जो रचना है वो है श्रीपति। ठीक है। इसके अतिरिक्त इनके निम्नलिखित ग्रंथ और भी हैं जिनके बारे में अगर हम बात करें तो कवि कल्पद्रुम, रस सागर, अनुप्रास विनोद, विक्रम विलास, सरोज कलिका, अलंकार गंगा। आपने अलंकार माला पढ़ा इसके पहले, दूसरे कवि का था। लेकिन यहाँ पर श्रीपति ने कई रचनाएं लिखी हुई हैं। खास तौर से कवि कल्पद्रुम कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जितना आप ध्यान में रखेंगे उतना ही आपका मनोबल बढ़ेगा और परीक्षाओं में आप बढ़त बनाते हुए महसूस करेंगे। महसूस करना भी बहुत बड़ी चीज होती है जब आप फील करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। क्योंकि परीक्षाओं में तो वही प्रामाणिक क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, लेकिन आप अपने को अच्छा मजबूत बनाने के लिए इधर-उधर के भी तथ्यों को ध्यान में रखकर जाएँगे तो बेहतर होता है, क्योंकि मन में कोई डर नहीं होता है कि हमने ये नहीं पढ़ा हुआ है। मान लीजिए अगर सवाल पूछ लिया जाए अनुप्रास विनोद, क्योंकि रीतिकालीन कवियों में ज़्यादातर एक चीज़ है कि ये अनुप्रास युक्त इनकी पंक्तियाँ रही हैं। तो किसी ने अनुप्रास विनोद नहीं लिखा बल्कि किसने लिख दिया? श्रीपति ने लिखा है। ठीक है? अलंकार गंगा को भी ध्यान में रखिए। गंगा नाम से जुड़कर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। श्रीपति ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशद रीति से किया। दोनों का विचार पिछले ग्रंथों में अधिक विस्तार के साथ किया है और दोषों के उदाहरणों में केशव दास के बहुत से पद रखे हैं। इससे इनका साहित्यिक विषयों का सम्यक और स्पष्ट बोध तथा विचार स्वातंत्र प्रकट है। काव्य सरोज को आप इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए कि काव्य सरोज बहुत ही प्रौढ़ ग्रंथ है। काव्यांगों का निरूपण जिस स्पष्टता के साथ इन्होंने किया है उससे इनकी स्वच्छ बुद्धि का परिचय मिलता है। यदि गद्य में व्याख्या की परिपाटी चल गई होती तो आचार्यत्व ये और भी अधिक पूर्णता के साथ प्रदर्शित कर सकते थे। दास जी तो इनके बहुत अधिक ऋणी हैं। दास जी कौन? भिखारी दास। ठीक है। उन्होंने इनकी बहुत सी बातें ज्यों की त्यों अपने काव्य निर्णय में चुपचाप रख ली। आचार्यत्व के अतिरिक्त कवित्व भी इनमें ऊंची कोटि का था। रचना विवेक इनमें बहुत ही जागृत और रुचि अत्यंत परिमार्जित थी। झूठ शब्दाडंबर के फेर में बहुत कम पड़े। अनुप्रास इनकी रचनाओं में बराबर आए हैं, पर उन्होंने अर्थ या भाव व्यंजना में बाधा नहीं डाली है। अधिकतर अनुप्रास रसानुकूल वर्ण विन्यास के रूप में आकर भाषा में कहीं ओज कहीं माधुर्य घटित करते पाए जाते हैं। पावस ऋतु का तो इन्होंने बड़ा ही अच्छा वर्णन किया है। इनकी रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। तो श्रीपति के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कई महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर कही हैं। खास तौर से आप देखेंगे कि उनके आचार्यत्व को लेकर और अनुप्रास को लेकर। ठीक है। और पावस ऋतु का जो वर्णन किया है श्रीपति ने उसका यहाँ पर जिक्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया हुआ है। उदाहरण को हम देख लेते हैं। जल भरे झूमे मानव घूमे परसत आय, दसहूं दिसान घूमे दामनी लय लय, धुरिधार धुमरे से धूम से धंधारे कारे, धुरवान धारे धावे छबिसो छय छय, श्रीपति सुकवि कहे घेरी गहराई, तकत अतन तन तावते तय तय, लाल बिनु कैसे लाज चादर रहेगी आज, कादर करत मोहि बादर नए नए। तो आप देख रहे हैं कि पंक्तियों में जो तुकबंदियां हैं वो भी देखने लायक हैं कि लय लय छय छय तय तय नए नए इस तरीके से आए हुए हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि अलंकार भी हैं। ठीक है। और धुएं का इन्होंने बड़ा अच्छा यहाँ पर जिक्र किया हुआ है। धुएं की एक खास विशेषता होती है। आमतौर पर मैं अपने विद्यार्थियों को कहता रहता हूँ कि धुआं और पानी दोनों का अपना स्वभाव है। धुआं हमेशा ऊंचाई की ओर जाता है और पानी हमेशा वो नीचे की तरफ देखने की कोशिश करता है। ठीक है ना? तो आप अपने जीवन में धुआं की तरह रहिए, हमेशा ऊपर उठते रहिए। तो इन पंक्तियों को देखने के बाद मुझे वो उदाहरण याद आ गया, तो मुझे लगा कि बता ही दिया जाए।
आगे अगर बात करते हैं, और भी कुछ इनके पद हैं। सारस के नादन को बाद न सुनात कहूँ, नाहक ही बकवाद दादुर महा करे। त्रिपति सुकवि जहाँ ओज न सरोजन की, फूल न फुलत जहीं चित दय जहाँ जहाँ करे। बकन की बान की विराजत है राजधानी, काई सो कलित पानी फिरत हाहा करे। घोघन के जाल जामे नरई सेवाल ब्याल, ऐसे पापी ताल को मराल ले कहाँ करे। एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर शब्द इन्होंने प्रयोग किया है, राजधानी, जो कि वर्तमान समय में बहुत ही प्रचलित शब्द है। ठीक है। घूंघट उदय गिरिवर तय निकसी रूप, सुधा सो कलित छवि कीरत बगारो है। हरिण डिठौना श्याम सुख सील बरसत, करसत शोक अति तिमिर बिदारो है। त्रिपत बिलो की सौ तिबारिज मलिन हो, हरसि कुमुद फूले नंद को दुलारो है। रंजन मदन तन गंजन विरह बीबी, खंजन सहित चंद बदन तिहारो है। ये सब पंक्तियां आप देख रहे हैं कि श्रीपति की थी। अगले जो कवि हैं उनका नाम है वीर, और इनसे भी कम ही सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन जब दिन खराब हो तो सवाल आ सकता है यहाँ से। इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, ये दिल्ली के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। एक दिन एक विद्यार्थी ने कमेंट किया कि कायस्थ किसको कहते हैं, तो हमारे एक विद्यार्थी ने इसका जवाब दिया था कि श्रीवास्तव या लाला जिसको कहा जा सकता है। ठीक है ना। तो वीर जो थे वो एक कायस्थ थे। इन्होंने कृष्ण चंद्रिका नामक रस और नायिका भेद का एक ग्रंथ संवत 1779 में लिखा। तो कई बार मैंने कहा कि दिन खराब होता है तो सवाल पूछ लिया जाता है। कृष्ण चंद्रिका, रामचंद्रिका तो लिखा था इसने, आप लोगों के लिए होमवर्क है, आपके दिमाग में आ भी गया होगा। ठीक है। और कृष्ण चंद्रिका किसने लिखा, वो वीर नामक एक कवि ने लिखा हुआ। कविता इनकी साधारण है। वीर रस का कविता देखिए। अरुण बदन और फरके विशाल बाहु, कौन को हियो है करे सामने जो रुख को। प्रबल प्रचंड निश्चर फिरे आए, धूरी चाहत मिलाए दस्कंद अंध मुख को। चमके समर भूमि बरछी सहस फन, कहत पुकारे लंक अंक दीह दुख को। बल्कि बलक 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 बोले वीर रघुवीर धीर, मही पर मीणी मारो आज दस मुख को। तो कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि रामचंद्रिका का असर इस पे दिखाई पड़ रहा है। इसमें भी कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि राम, रावण, रावण का 10 मुख इत्यादि जो है, ठीक है ना? 10 स्कंद शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो लग रहा है ऐसा कि जो रामचंद्रिका है उसका प्रभाव कृष्ण चंद्रिका पर दिखाई पड़ रहा है। आगे अगर बात करें तो अगले जो कवि हैं उनका नाम है कृष्ण कवि। ठीक है? इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, ये माथुर चौबे थे। और आपको याद आ गया होगा बिहारी वाला जो लेक्चर हमने आप सभी को दिया था, वो उनके बारे में भी शुरुआत में लिखा गया था। ये माथुर चौबे थे और बिहारी के पुत्र प्रसिद्ध हैं। जो कृष्ण कवि हैं, ये वो बिहारी जिनको कि रीतिकाल में हम जानते हैं। ठीक है? तो बिहारी तो बहुत ज़्यादा फेमस है, कृष्ण कवि थोड़ा कम ही है। लेकिन कई बार सवाल पूछ लिया जाता है इनसे भी। इन्होंने बिहारी के आश्रयदाता महाराज जय सिंह के मंत्री राजा आयामल की आज्ञा से बिहारी सतसई की जो टीका की, उसमें महाराज के लिए वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग किया है और उनकी प्रशंसा भी की है। अतः यह निश्चित है कि यह टीका जय सिंह के जीवन काल में ही बनी। तो कृष्ण कवि ने क्या किया कि अपने पिताजी की ही रचना पर एक टीका लिख दिया। टीका के लिए तो हमने पीछे सूरत मिश्र के बारे में आप सभी को बताया था, लेकिन कृष्ण कवि ने भी टीका लिखा बिहारी सतसई पर और उसमें जय सिंह की प्रशंसा की। महाराज जय सिंह को लेकर बिहारी ने एक दोहा लिखा था कि नहीं पराग नहीं मधुर मत नहीं विकास ही काल। लेकिन कृष्ण कवि आप देख रहे हैं जब समय बदला है तो उन्होंने प्रशंसा की है जय सिंह की। कहा जा रहा है कि महाराज जय सिंह संवत 1799 तक वर्तमान थे, अतः यह टीका संवत 1785 और 90 के बीच मानी जा सकती है। इस टीका में कृष्ण ने दोहे के भाव पल्लवित करने के लिए सवैये लगाए। जहां बिहारी सतसई में दोहा और सोठा का प्रयोग किया गया है, लेकिन कृष्ण कवि ने उन दोहों के भाव पल्लवित करने के लिए सवैये लगा दिए हैं। ये आपके लिए परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और वार्तिक में काव्यांग स्फुट किए हैं। काव्यांग इन्होंने अच्छी तरह दिखाए हैं और वे इस टीका के प्रधान अंग हैं। इसी से ये रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों के बीच ही रखे गए हैं। इनकी भाषा सरल और चलती है तथा अनुप्रास आदि की ओर बहुत कम झुकी है।
दोहों पर जो सवैये इन्होंने लगाए हैं, उनसे इनकी सहृदयता, रचना कौशल और भाषा पर अधिकार अच्छी तरह प्रमाणित होता है। इनके 2 सवैये देखिए। शीस मुकुट कटि काछन, कर मुरली उर्माल, या बानिक मोह मन सदा, बसों बिहारी लाल। तो अपने पिताजी को याद करते हुए ये चीज़ लिख दिया। और कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि दोनों के नामों में भी समानता ही है, कृष्ण कहें या बिहारी लाल कहें, ठीक है। छवि सो फवि शीस किरीट बन्यो, रुचि साल ये बनमाल लसे, कर कंजई मंजु रली मुरली, कछनी कटि चारु प्रभा बरसै, कवि कृष्ण कहे लखि सुंदर मूरति, यों अभिलाष ये सरसे, वह नंद किशोर बिहारी सदा यही, बानिक में ही माझ बसे। थोरई गुण रीझत बिसराई वह बानी, तुमहु कान्ह मनोभय, आजु आजु काल के दान, हुए अति आरत मैं बिनती बहुबार करी करना रस भीनी, कृष्ण कृपा निधि दीन के बंधु सुनो असुनो तुम काहे को कीनी, रीझते रंचक ही गुण सो वह बानी बिसारी मनो अब दीनी, जानि परी तुमहु हरिजु कलिकाल के दान की गति लीनी। तो ये सभी पंक्तियां बिहारी की नहीं बल्कि उनके पुत्र कृष्ण कवि द्वारा लिखी गई। आगे बात करते हैं अगले जो कवि हैं 20वें नंबर पर इतिहास ग्रंथ में रीतिकालीन रीति ग्रंथकारों के संदर्भ में उनका नाम है रसिक सुभति। ये ईश्वर दास के पुत्र थे और सन 1775 में वर्तमान थे। अब आप देख रहे हैं कि जब हम भक्ति काल का अध्ययन कर रहे थे तो वो पहली पीढ़ी थी, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि दूसरी पीढ़ी तैयार हो गई जहां आप बिहारी के पुत्र को देख रहे हैं, फिर ईश्वर दास, आप समझ गए होंगे ईश्वर दास कौन है। सत्यवती कथा जिन्होंने लिखा उन्हीं के ये पुत्र हैं। इन्होंने भी कविता लिखनी शुरू की। तो कवियों में भी परंपरा का विकास होता रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने लिखने का प्रयास किया। तो रसिक सुभति क्या लिखा है इन्होंने? इन्होंने अलंकार चंद्रोदय नामक एक अलंकार ग्रंथ कुवलयानंद के आधार पर दोहों में लिखा है। पद्य रचना साधारणतः अच्छी है। प्रत्यनीक का लक्षण और उदाहरण एक ही दोहे में देखिए। तो इसके पहले आपने रस चंद्रोदय देखा, अलंकार चंद्रोदय देखा, प्रबोध चंद्रोदय देखा। इन सभी को आप नोट कर लीजिए एक जगह, क्योंकि ये सब चंद्रोदय चंद्रोदय करके आपको उदित होने के लिए मजबूर कर देंगे। एक जगह जरूर आप नोट करके रखिए कि कौन किसकी रचना है, ठीक है ना। तो एक उदाहरण देखिए, प्रतनीक का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। प्रतनीक अरि सो न बस, अरे ही तू ही दुख दे, रवि सो चले न कंज की, दीपत शशि हरि ले। तो प्रतनीक का उदाहरण एक तरीके से आप देखिए रसिक सुभति ने दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमने कुल पार्ट 2 के अंतर्गत 10 रीतिकालीन रीतिबद्ध रीति ग्रंथकार कवियों के बारे में चर्चा की। इसमें से कुछ कवि महत्वपूर्ण थे जो मुख्य धारा में थे, कुछ कवि ऐसे थे जो दूसरी पीढ़ी के थे, किसी न किसी कवि के पुत्र थे। तो कई बार पिता से सवाल ना पूछते हुए पुत्रों से पूछ लिया जाता है, अगर जब दिन खराब हो तो जाहिर-सी बात है कि अगर आप लाइन बाय लाइन अध्ययन कर रहे हैं, तो कोई चीज़ नहीं छूटना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, उसी प्रयास में हमने लगातार आप सभी से इस वीडियो में चर्चा की। उम्मीद है कि ये हमारा प्रयास आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप सभी कमेंट्स कर ज़रूर बताएँगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।